मैं चाहूँगा श्री ओपी चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, वे मंच पर हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करें। श्री सुनील रामदास अग्रवाल जी, चेयरमैन रामदास द्रौपदी फाउंडेशन, एक बेहद सक्रिय सजग समाज सेवी, वे भी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें ताकि हम बिना देर किए अपने इस जन संवाद के रायगढ़ चैप्टर की शुरुआत करें। और मैं आप सबसे अनुमति के तौर पर जोरदार तालियां चाहूँगा, एक साथ गड़गड़ाती हुई। श्री चक्रधर सिंह राठिया साहब हमारे बीच में आ गए हैं, लैलूंगा से विधायक। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कीजिएगा। नमस्कार। और मैं रविकांत मित्तल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर हमारी टीम की तरफ से कृपया उनका स्वागत करें। जी आइए, पहले मंचस्थ जो हमारे साथ में दोनों गेस्ट हैं, श्री ओपी चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, मैं उनका स्वागत करता हूं मंच पर। श्री सुनील रामदास अग्रवाल जी, चेयरमैन रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के, मैं आपका भी मंच पर स्वागत करता हूं और आपसे चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं। आप ही के बीच के जनप्रतिनिधि हैं, आप ही के बीच के समाज सेवी हैं, आप ही के बीच के सक्रिय शख्सियत हैं। तो पुनः आप सभी को नमस्कार। मैं पुनीत पाठक हूं और IBS 24 के जन संवाद रायगढ़ चैप्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा मंच है जिस पर चुनाव के प्रतिदिन नज़दीक जाते हम सभी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब आप सभी चुनाव में एक सही प्रतिनिधि का चुनाव करने जाएं तो आपको पता चले कि जिन प्रतिनिधियों को आप चुनने वाले हैं, अगर उनको अवसर मिलता है तो आपके लिए क्या करने की इच्छा रखते हैं। आज ध्यान से सुनेंगे तभी आप कल सही निर्णय कर पाएंगे। पहले दलों को चुनना है कि वो किन्हें चेहरों के तौर पर उतारते हैं, और आज सौभाग्य से हमारे साथ में एक नहीं दो ऐसे चेहरे हैं। श्री ओपी चौधरी साहब, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बेहद ही प्रखर एक अधिकारी रहे हैं, अलग अलग मंचों पर उनसे बातचीत करते रहे हैं। IBS 24 पर भारतीय जनता पार्टी का सशक्त तरीके से, वो पुरजोर तरीके से पक्ष रखते आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवा को बीच में, जब वो बहुत लंबा अच्छा करियर कर सकते थे, तब बीच में ब्रेक कर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली BJP के साथ वे जुड़ चुके हैं और इस वक्त रायगढ़ की जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उसी तरह मेरे साथ में बैठे हुए हैं श्री सुनील रामदास अग्रवाल साहब, चेयरमैन हैं रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के। आप सभी इस नाम से भलीभांति परिचित हैं। ये बेहद सक्रिय पर्यावरणविद हैं, समाज सेवी हैं, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर तरीके की कर्मभूमि पर ये लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं। और अब इनसे जुड़े हुए तमाम लोग चाहते हैं कि ये जनप्रतिनिधि के तौर पर भी अपनी पारी की शुरुआत करें। तो आज हम आप दोनों को रायगढ़ के साथ साथ समूचे प्रदेश, बल्कि देश भर में जहाँ भी हम देखे जा रहे हैं, उनसे मुखातिब कराना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। स्वागत है आप दोनों का जनसंवाद में। चौधरी साहब, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा। आपसे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपका सक्रिय तौर पर, महामंत्री के तौर पर जो अभी हम रूप देख पा रहे हैं जी, पार्टी को भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं और रायगढ़ को बहुत उम्मीदें हैं जी। यहाँ के बारे में, रायगढ़ में हम चुकी हैं तो रायगढ़ से शुरुआत करते हैं। क्या ख्याल है आपका, उम्मीदें क्या है आपको, कितनी संभावनाएं दिखती हैं? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि BJP के लिए कोई संभावना नहीं, पर आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने जिस तरह से वादा खिलाफ़ी की है, जिस तरह से झूठ का पुलिंदा अपने घोषणा पत्र के रूप में जनता के बीच रखा, जिस तरह से उन्होंने गांधी परिवार को संतुष्ट रखने के लिए, भूपेश बघेल जी ने 2.5 साल के फार्मूला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस तरह का माफिया राज पूरे प्रदेश में चलाया, कोयला में माफिया, शराब में माफिया, रेत में माफिया, सीमेंट में माफिया, गोबर में माफिया, गोठान में माफिया, PSC में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, यूरिया में माफिया, DAP में माफिया, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा जहाँ पे माफिया ना हो। और ये पैसा इकट्ठा करके छत्तीसगढ़ महतारी को नोच नोच करके गांधी परिवार को जो पैसा पहुँचाया, आज देखिए PSC में भर्ती परीक्षाओं में किस तरह से युवा उबल रहा है, किस तरह से आक्रोशित है।
किस तरह से मोदी जी की योजनाओं को 16 लाख गरीबों के आवास को रोका गया। 5 किलो चावल जो मोदी जी अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से दे रहे हैं, कोरोना काल से चावल तक पे डकैती की गई। तो मोदी जी की योजनाओं को रोकने के नाम पे, माफिया राज के नाम पे, तहसील थाना सब जगह जो भ्रष्टाचार फैला उसके नाम पे, और सत्ता संघर्ष इनके बीच का जो है, उन सब के कारण छत्तीसगढ़ को जिस तरह से नुकसान हुआ है, उसके कारण रायगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। और रायगढ़ में भी मैं मानता हूँ कि हाँ, ये 4 सीटें हैं, चारों में से चारों को भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी। आगे आपसे हम और चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन फिलहाल अग्रवाल साहब, जिस अंदाज में आज की तारीख में आप सक्रिय हैं, आपके समाज को और जिन जिन भी संस्थानों से आप जुड़े हुए हैं उन सबको आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आए, और जितना वक्त हमने अभी रायगढ़ में बिताया, हमको भी लगता है कि यहाँ पर्यावरण के लिए भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप समाज सेवा के साथ राजनीति में अपने परिदृश्य को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उसका लक्ष्य क्या होगा? हर कोई एक लक्ष्य लेकर राजनीति में आता है। सर्वप्रथम तो मैं IBC 24 एवं उनकी पूरी टीम को, विशेषकर चेयरमैन आदरणीय सुरेश गोयल जी को, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यों में उनसे निरंतर मिलते रहता हूं, मेरी ओर से, फाउंडेशन की ओर से, रामदास परिवार की ओर से और रायगढ़ की जनता की ओर से इस कार्यक्रम को रायगढ़ की धरती में आयोजित करने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जहां तक बात रही पर्यावरण की, कहना चाहूँगा मित्रों, पर्यावरण के बिना तो जीवन अधूरा है, आप भली भांति जानते हैं। और पर्यावरण को केंद्र में रखकर ही जीवन को जीना चाहिए, चाहे विकास कार्य हो, चाहे आपको किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करना हो, आपका मुख्य केंद्र पर्यावरण होना चाहिए। इसी को मैं ध्यान में रखकर जब मैं 2004 में लायंस क्लब से जुड़ा रायगढ़ में, वैसे तो हमारा परिवार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लेता रहा है, लेकिन उस वक्त कोई आता था तो करते थे। लेकिन लाइनर में जुड़ने के बाद मुझे इतने अवसर मिले रायगढ़ शहर में, अंचल में, पूरे प्रदेश में और बाहर भी जाने का मौका मिला कि सामाजिक कार्य ही सर्वोपरि कार्य है, क्योंकि किसी भी राजनेता को अंततः सामाजिक कार्य करना ही होता है। आप देखेंगे जो मैनिफेस्टो है, जो बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य ही धुरी है। आम जनता के लिए कार्य करना है, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से करें, चाहे सामाजिक प्लेटफॉर्म से करें, या इंडिविजुअल कैपेसिटी से करें, करना आपको सामाजिक कार्य ही जनता के लिए करना है। तो मैंने देखा कि यदि हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। रायगढ़ शहर में पिछले 2-3 दशक से उद्योगों ने पाँव पसारा, आर्थिक उन्नति के लिए हमने कार्य को किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को पीछे छोड़ रहे थे। हम उद्योगों के भरोसे रहें, सरकार के भरोसे रहें, तो सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाएंगे। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को और प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहूँगा, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसको जन आंदोलन के रूप में पर्यावरण की काम को करना होगा। इसी तारतम्य में हमने आपको सूचित किया भी था कि हमने रायगढ़ शहर में, किसी ने पूछा था आपके यहाँ से, तो कुछ आउटलाइन दिया था कि रायगढ़ में ही हमने नर्सरी बनाई है उर्धना चौक में। 3 लाख पौधों की क्षमता वाली नर्सरी है, और प्रत्येक वर्ष हम 50,000 पौधे बड़े आकार के, कहना चाहिए 5 फुट से ऊँचे, चाहे वो 10-12 फुट तक भी हों, हम उसको वर्षा काल में, जब वर्षा ऋतु आती जैसे अभी आ रही है, अभी हम यदि उसको रोपित करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। चलिए, एक बार जोरदार तालियां हमारे इस मंच के लिए। आपने 2 मुद्दों की तरफ ध्यान खींचा। चौधरी साहब कहते हैं वायदे अधूरे रहे, साथ में अग्रवाल साहब कहते हैं कि सामाजिक चेतना बहुत ज़रूरी है और इसमें पर्यावरण को टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो क्या मुद्दे हैं, दरअसल ऐसी क्या बातें हैं रायगढ़ के जहन में? इस पर हम लोगों ने भी कुछ तैयारी की है। हमने भी अपनी ओर से एक AV में संकलित किया है कि रायगढ़ को क्या चाहिए, रायगढ़ की जनता क्या चाहती है। इस जन संवाद के मंच पर वे आपसे अपेक्षाएं क्या रखती है, एक AV के द्वारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं उस AV को, जिसमें रायगढ़ के मुद्दे, रायगढ़ के सेंटिमेंट्स, यहाँ की तैयारी और यहाँ किन प्रश्नों के साथ जनता आप तक पहुंचना चाहती। आइए देखते हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान तैयार, महारथी कर रहे यलगार, दावों और वादों के हथियार, सियासी माहौल है आर पार। हमारा तो निशाना केवल चिड़िया की आंख पर है, तो कांग्रेस को सत्ता ले बाहर करना हमारे सब जन के पूरा उद्देश्य है। सफलता पे डिबेट हो सकता है, लेकिन हमने प्रयास किया
और हम प्रयास करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कुशासन के कारण छत्तीसगढ़ के लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है। उनका तो वो झूठ बोलने की फैक्ट्री से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। चुनावी समर से पहले जनसंवाद के लिए IBC 24 पहुंचा है ऐतिहासिक नगरी रायगढ़। रायगढ़ को कुदरत ने बेशकीमती खजानों से बख्शा है। इस्पात उद्योगों की वजह से ये शहर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के कोसा और ढोकरा शिल्प की बड़ी डिमांड है। चक्रधर समारोह के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से देश दुनिया के नक्शे में रायगढ़ की पहचान बनी है। इन सब के बावजूद यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही हाल जशपुर जिले का भी है। रायगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें लैलूंगा और धर्मजयगढ़ अनुसूचित जनजाति के लिए और सारंगढ़ सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 2013 में कांग्रेस के पास 3 और भाजपा के पास 2 सीटें थी। यूं तो राजनीति में यहाँ से कई बड़े नाम हुए, लेकिन स्थानीय मुद्दे जस के तस हैं। बात चाहे हाथियों के आतंक की हो, खस्ताहाल सड़कों की या फिर दूषित होते पर्यावरण की, मुद्दे चुनाव दर चुनाव वही है। केलो डैम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा, तो अधूरा मेडिकल कॉलेज भी बड़ा मुद्दा बन गया है। आदिवासी बाहुल जिले के बच्चों की खेल कूद में दिलचस्पी तो है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम नहीं। अब चुनाव की घड़ी नजदीक है और जन संवाद का मंच सबके लिए खुला है, तो दिल खोल कर बोलिए, क्या है जनता का मन, क्या है दावेदारों के दावे और क्या है उसकी हकीकत। चलिए शुरू करते हैं दिग्गजों और जनता के बीच सीधा संवाद। IBC 24 हाजिर है लेकर जन संवाद का रायगढ़ चैप्टर। तो जैसा हमने आपसे कहा था, रायगढ़ चैप्टर में हमारी उम्मीद है कि सीधे सीधे हमको प्रश्नों के उत्तर मिलें। OP चौधरी साहब ने जिस तरह से शुरुआत की संभावनाओं पर, चौधरी साहब एक और बड़ी बात है जी। भारतीय जनता पार्टी में अब आपके पास एक महती जिम्मेदारी भी है जी, और कैंपेन को आप काफ़ी हद तक बैठकों में, अलग अलग अभियानों में सक्रिय भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अभियान में वो धार और रफ्तार नहीं दिख रही जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, जो उसको सत्ता में वापसी दिलाए। क्या वजह है इसकी? नहीं, बीजेपी ने कोरोना टाइम में स्वाभाविक रूप से सारी राजनीतिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई थी। उसके बाद लगातार मुद्दे उठाए हैं, चाहे 24 अगस्त को युवा आक्रोश रैली की बात हो या 11-11-22 को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली उठ के माध्यम से महिलाओं के विषय हों, या मोर आवास मोर अधिकार में 16 लाख गरीबों के आवास का मुद्दा हो, जिसमें लाखों लोगों के साथ राजधानी की सड़कों पर भाजपा लड़ाई लड़ी, या अभी PSC में जो माफिया राज चल रहा है उसके लिए सड़क की लड़ाई लड़ी। भाजपा लगातार अपने विपक्ष धर्म को निभा रही है और आने वाले महीनों में और भी भारतीय जनता पार्टी की धार आपको देखने को मिलेगी। यहाँ रायगढ़ के आंदोलनों की बात करूँ मैं तो घरगोड़ा से रायगढ़ तक हम लोगों ने पूरे 50 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, 2 दिन रात्रि विश्राम करते हुए। लगातार हम यहाँ की स्थानीय मुद्दों को भी उठा रहे हैं। जिस सड़क के लिए जो मेन रोड है रायगढ़ से घरगोड़ा का, हमारे सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, हमारे कांग्रेस के साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि कभी भी तमनार और घरगोड़ा जाने के लिए हमीरपुर के रोड से जाना नहीं पड़ता था, आज उसी रोड का सहारा लेना पड़ता है घरगोड़ा जाने के लिए। और जिस दिन हम लोगों ने जिस 3 दिन में पदयात्रा की थी, उसके अगले दिन ही एक कबड्डी खेलते हुए सरकारी प्रतियोगिता में एक युवा घरगोड़ा के पास आहत होता है, उसकी दुर्घटना होती है और उसको एम्बुलेंस में चढ़ाकर रायगढ़ लाने में 50 किलोमीटर को 4.5 घंटा लगता है। ये कांग्रेस का व्यक्ति हो या भाजपा का व्यक्ति हो, हम सब के लिए दर्द का विषय है। और इस तरह से जो रायगढ़ के हालात हैं ये बहुत दर्दीले हैं। केलो बांध की जो बात है, कांग्रेस के ज़माने में 50 साल तक मौका मिला था, 3 मुख्यमंत्रियों ने 5 बार शिलान्यास किया, लेकिन केलो डैम नहीं बन पाया था। केलो डैम को रमन सिंह जी की सरकार ने उसका शिलान्यास भी किया, उसका उद्घाटन भी किया और अब उसको किसानों तक नहर को पहुंचाना था। 5 साल का समय बीत गया है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, राजनीति की बात नहीं है, पार्टी की बात नहीं है। किसानों को नहीं मिल पा रहा है, बड़ी बात है। तो इस तरह की कांग्रेस की जो विफलताएं हैं वो निश्चित रूप से टीस देने वाली हैं और जनता इसके लिए निश्चित रूप से जवाब देगी। ये मुद्दों की बात हो गई, मैं आपसे पार्टी की सक्रियता की बात कर रहा था। और पार्टी में आज की तारीख में ये ट्रेंड मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने कि एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है, मुद्दे एजेंडे पहले से सेट करने हैं, साथ ही साथ चेहरों को लेकर आपको आगे बढ़ना है।
हर तरफ जहां भी हम जाते हैं वहां एक सवाल उठता है, बीजेपी कुछ चेहरों को सामने क्यों नहीं लाती, अपने पुराने चेहरों को हाशिए पर क्यों धकेल रही? देखिए, ये तो संगठन के निर्णय होते हैं, संगठन की रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव रूप से विपक्ष धर्म निभाते हुए हर वर्ग की लड़ाई को लड़ रही है और आने वाले महीनों में और भी रणनीति के साथ और भी मजबूती के साथ कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाल करके छत्तीसगढ़ महतारी और भारत देश के विकास के लिए काम करने के संकल्प के साथ और भी मजबूती के साथ लड़ेगी। अभी भी धार आपको निश्चित रूप से आवास का मुद्दा हो, चावल का मुद्दा हो, पीएससी का मुद्दा हो, सब शराब का मुद्दा हो, माफिया राज हो, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, ये सब हम लोग उठाते रहे। ये सब बीच बीच में उठते हैं और उठने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि जैसे थोड़े दिन का आप लोगों ने ब्रेक ले लिया हो। नहीं, ऐसी कोई ऐसा बात क्यों नहीं है। ऐसा हम लगता है लगातार थोड़े दिन आप सक्रिय हुए, फिर थोड़ा ब्रेक, और तालियां अगर आप बजा रहे तो खुलकर बजा सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर आपसे लोगों को उम्मीदें हैं परिवर्तन की तो आपको सतत जमीन पर सक्रिय रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से, जैसे मैंने सड़क की बात की, मैंने बात किया कि कोयला पे जो माफियागिरी चल रही है, कोरबा में केजीएफ जो चल रहा था उसका वीडियो मैंने डाला था सोशल मीडिया में। 5 लाख से अधिक, काफी ऐसा लगा भारी भी पड़ा, 5 लाख से बहुत अधिक वायरल हो गया। तो भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस को चाहिए था कि कोयला के माफियाओं पर कार्रवाई करते, तो उनके छोड़ करके मेरे ऊपर गैर जमानती धारा में अपराध कायम कर दिया। उस दिन रायगढ़ में वो जनमानस का आक्रोश था कि 4000 लोग सड़क पर उतरे उस FIR के विरोध के लिए। तो हम लोग लगातार विपक्ष धर्म को निभा रहे हैं पर और अच्छी बात है। निभाते उस रहें। दिन पता चला कि ओपी चौधरी जी के साथ में कितने लोग पर्सनली जुड़े हुए हैं और बहुत नहीं, वो तो पार्टी का सपोर्ट रहता है और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि बिना चेहरे के या बिना नायकों के आप इस जंग को जीत पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, आप भले कह सकते हैं कि बीजेपी से प्रेरित होकर ही सही, लेकिन अब जिस तरह की पॉलिटिक्स शुरू की है उसमें वो चेहरे को छत्तीसगढ़ अस्मिता का चेहरा बताकर कहते हैं कि उनके पास ये चेहरा है, आपके पास उसका कोई तोड़ ही नहीं। देखिए, चेहरे के साथ जाना नहीं जाना ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होता है, एक बात। और पिछले बार कांग्रेस विपक्ष में चुनाव लड़ रही थी, वो कोई चेहरे के साथ जमीन पर आप लोग लगता है सही है। भूपेश बघेल जी या GS सिंह, कोई उस समय भी चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया था। और आज की बात मैं बोलूं कांग्रेस के लिए, अभी शैलजा जी का बयान आया है कि हम किसी व्यक्ति के लीडरशिप पे नहीं, कलेक्टिव लीडरशिप पे चुनाव लड़ेंगे। अभी डिप्टी CM के रूप में TS सिंहदेव जी को अपॉइंट किया गया है। पता नहीं ताम्रध्वज साहू जी को या TS चरणदास महंत जी को कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। मैं आज कांग्रेस के बारे में कहना चाहता हूं कि 4.25 साल तक भूपेश है तो भरोसा है का नारा लगा रहे थे। आज उनके आला कमान ने भी स्वीकार कर लिया है कि भूपेश है तो भरोसा का नारा गलत था, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है ये नारा सही था। और उन्होंने कहीं ना कहीं कलेक्टिव लीडरशिप की ओर अब भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। पर कांग्रेस तो ये भी कह रही कि आपने खूब डोरे डाले बाबा साहब पे, उनको मिलाना चाहा, बाबा साहब ने खुद कहा ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ से मुझे ऑफर नहीं मिला, बीजेपी के नेताओं से पर्सनल मीटिंग हुई, मैं बताऊंगा नहीं। अब जब वो कामयाब नहीं हो पाया, सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस, क्योंकि अभी नाम क्या है तो आप लोग बताएंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया, तो अब आप लोग ये बात कह रहे हैं कि अब यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप की बात, क्या कांग्रेस ने नहले पर दला फेंका है? देखिए, ऑपरेशन लोटस जो है ये आप लोग गलत सेंस में यूज करते हैं। लोटस को आगे बढ़ाना, कमल के फूल को आगे बढ़ाना जिससे भारत का कल्याण हो, ये अभियान तो जनसंघ की स्थापना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कैबिनेट मंत्री के पद को छोड़कर 10 लोगों के साथ अभियान चालू किया था। और 1952 के पहले आम चुनाव में 3 सीटें मिली थी, वहाँ से 300 सीटों तक की यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पवित्र सोच के साथ की है। और परिवारवाद, चापलूसीवाद की राजनीति से आगे बढ़ते हुए हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, वो खुद त्रस्त हैं कई परिवारवाद की राजनीति से। हमारे कई सारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, नेता हैं, वो मंच पे नहीं बोल सकते, उनकी आवाज़ को, उनके दर्द को मैं बोल रहा हूँ। उनके यहाँ कितने सारे योग्य लोग हैं, लेकिन आगे बढ़ेगा गांधी परिवार ही। हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम, वो कहते हैं परिवार प्रथम। हम देश से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करते और परिवार से ज़्यादा कुछ भी स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में जब आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दरकिनार करते हुए कलेक्टिव लीडरशिप की बात कांग्रेस को करना पड़ा है 4.25 साल बाद, ये भूपेश बघेल, मुझे तो अब आशंका हो रही है कि कुछ दिनों में शायद भूपेश बघेल जी को ना हटा दें, ये आशंका भी हो रही है। तो ये जो चेहरे का संकट है आज मूल रूप से कांग्रेस के पास है। आज डिप्टी CM खोजना पड़ रहा है, 3 महीना पहले डिप्टी CM खोजना पड़ रहा है, और पता नहीं कितने क्या क्या बनाएंगे। तो आज चेहरे का संकट तो कांग्रेस के पास आ गया, भाजपा के नहीं। लेकिन क्या बाबा साहब के वहां जाने से बीजेपी की किसी खास रणनीति में कोई दखल आया, आपको बदलना पड़ रहा है? बाबा साहब तो पहले भी वही थे,
जय वीरू की जोड़ी कही जाती थी, लेकिन जय वीरू की जोड़ी का क्या हश्र हुआ, जाके सरगुजा के सड़कों पर आम जनता यही तो से establish पूछिए, कर दिया कि तब वापस समझ वही में। जोड़ी है। डिप्टी सीएम बनने से एक भी अतिरिक्त हस्ताक्षर करने का अधिकार टीएस सिंहदेव जी को नहीं मिलने वाला है। 2 मंत्रालय थे जब उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की थी। एक मंत्रालय को आवास छीन लिया छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, ये कहते हुए उन्होंने पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया। आज एक मंत्रालय के साथ हैं, डिप्टी सीएम बनाकर उनको झुंझुना पकड़ाया गया है। ठीक उसी तरह जैसे 2000 से 2003 तक अजीत जोगी जी उनको तिरस्कृत करते रहे, कांग्रेस की उस समय की सरकार तिरस्कृत करती रही, और 4 महीना पहले उनको राज्य वित्त आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस बार 3 महीना पहले किया गया। उस समय 8 में से 7 सीटें कांग्रेस के लिए साफ हो गई थी। इस बार देखना है क्या होता है। बाबा साहब को तो झुंझुना ही पकड़ाया गया है, यही कहूँगा मैं। चलिए ठीक है, अब जब वो सामने होंगे कांग्रेस के लोग तो मैं पूछूंगा आपकी बातों को उनसे। अग्रवाल निश्चित साहब, रूप से। अग्रवाल साहब, रायगढ़ के क्या मुद्दे हैं जहां आप अभी इस वक्त विराजमान बैठे हुए हैं? पिछली बार यहाँ की तमाम सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में गई थी, भरपूर साथ दिया था यहाँ की जनता ने कांग्रेस का। आप प्रखर हिंदुत्व को लेकर भी अपनी बातें करते रहे हैं, वो आज बीजेपी का कोर एजेंडा रहता है जिसके ऊपर वो बात करती है। आपके मुताबिक रायगढ़ के मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाओगे? नहीं, आपने हिंदुत्व की बात कही, मैं तो उस पर चर्चा पहले करना चाहूँगा। हमारा भारत देश मूलतः हिंदुओं की धरती है, इस बात को समझ लेना होगा। ये ऋषियों की धरती है, रामकृष्ण की धरती है, इस बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम आप देखेंगे ना केवल भारतीय जनता पार्टी, चाहे शिवसेना हो, अकाली दल हो, ऐसे बहुत ही छोटे छोटे दल हैं जो हिंदुत्व पे काम करते हैं। हम उन सभी के समर्थन करते हैं पूरे देश में। और मैं कहना चाहूँगा कि यह जो हिंदुत्व की बात है, हिंदू जीवन शैली है, एक जीवन पद्धति है। हमको किसी को हिंदू नहीं बनाना है। पूरे मानव को पूरे इस धरती में, मैं तो कहता हूँ जो हमारी जीवन पद्धति है उसको अपनाना ही होगा। पाश्चात्य सभ्यता में जो हम जीवन जी रहे हैं उसका परिणाम भी देख रहे हैं। जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और भी क्या क्या। कोरोना के वजह से वहाँ के लोग आज क्या, मेरे बच्चे अभी यूके में पढ़ रहे हैं, अभी वापस आए हैं, कल ही बता रहे थे भारत देश में क्या गरीबी है, जो गरीबी वहाँ है। रोडों सड़कों पे लोग नशा करके घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, पैसे नहीं है। भारत देश वास्तव में बहुत ही उन्नत देश है, और अभी तो स्वर्णिम काल चल रहा है हिंदुत्व के लिए और सभी मुद्दों पर भारत देश में। लेकिन साहब, यही बात तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप लोग केवल इसे राजनीतिक तौर पर कहते आए हो। कर तो उन्होंने दिया, वो राम वनगमन पथ उन्होंने बनवाने की शुरुआत कर दी, मूर्तियां उन्होंने स्थापित कर दी, भांचाराम को वे यहाँ छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ ही चुके हैं। इसके अलावा रामायण महोत्सव यहीं आपके तो रायगढ़ में कितना विराट किया। नहीं, उनको समझ में आया करना आप चाहिए। कह रहे हैं कि जो करेगा हम नहीं, उसके नहीं कह साथ रहे हैं, तो हैं। क्या नहीं, आप उनके साथ हों? देखिए, आप ही लोगों ने कहा कि राम का मुद्दा छीन लिया है, इसका मतलब आप अभी आए हैं, अभी छीने ना। मान लो छीन लिया, आप ऐसा समझते हैं तो अभी छीना ना, पहले तो आप नहीं थे, अभी राम में आ गए। पूरे धरती को राम में आना पड़ेगा। ये राजनीतिक पार्टी तो बहुत दूर की बात है, राम के बिना कुछ नहीं है। नहीं, ये हो गई पार्टी के मुद्दे की बात। रायगढ़ के मुद्दे, क्योंकि आपके जो समर्थन के लोग हैं नहीं, वो नहीं, आपको रायगढ़ से भी एक बात और कहना चाहूँगा। जो आपने कहा रामगमन का पथ और जितनी बातें कही, यदि पिछले 10 साल में जितने भी निर्णय लिए गए हैं, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे वर्तमान में यूसीसी हो, यदि आप में दम हो पूरे राजनीतिक दल में भारत देश के, वो अपनी मैनिफेस्टो में डालें कि हम ये सब हटाएंगे, राम मंदिर को हटाएंगे, 370 को हटाएंगे, 3 तलाक को हटाएंगे, यूसीसी नहीं लाने देंगे। अगर उनमें दम है, यदि मोदी जी ने गलत किया है तो अपने मैनिफेस्टो में डालें। ठीक है, ये जवाब बोल दे देंगे, लेकिन मेरा ये कहना है बार बार नहीं, आप जो कह रहे हैं रायगढ़ को लेकर भी आप कुछ बात नहीं, रायगढ़ पे भी आएंगे। आप जो बार कह रहे हैं कि ये छीन लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, मैं नहीं कह रहा नहीं, हूँ। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप लोगों ने केवल बात की है, उन्होंने करके दिखाया है, वे असल काम पर जा रहे हैं। नहीं, वो तो सब काम करेंगे। आपके पास 15 वर्ष मौका था। भारत देश की जनता चाहती है वही काम सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो। जो भारत की जनता चाहेगी वही करना पड़ेगा। और जहाँ तक रायगढ़ की बात है, रायगढ़ एक खूबसूरत विधानसभा क्षेत्र है। रायगढ़ विधानसभा शहर और ग्रामीण दोनों इसमें समाहित है। 3 तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, वनांचल भी लगा हुआ है। जब एकता रोड में जाएंगे आप, मेडिकल कॉलेज बना है, बहुत स्वर्ण दृश्य है। आप लेलूंगा जाएँ, धर्मजगढ़ जाएँ, जसपुर जाएँ, कुनकुरी जाएँ, पुराना रायगढ़ जिला हमारा बहुत ही सुंदर है। मैं कहना चाहूँगा रायगढ़ में समस्याओं का अंबार है। उसका कारण क्या है? रायगढ़ रियासतकालीन क्षेत्र रहा हुआ है, ये गलियों का शहर था।
उस समय कोई ट्रैफिक का कोई काम नहीं था, कोई घोड़ा गाड़ी तो था नहीं, साइकिल पे लोग चलते थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। रायगढ़ की आप बसाहट देखेंगे तो पुराने तौर पे है आज भी। तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या चूँकि बढ़ चुकी है, उद्योग आ चुके हैं, इसलिए इसको बहुत सजाना पड़ेगा। जो बेतरतीब बसाहट है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा, बड़े बड़े बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे, पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं रायगढ़ के लिए। सामाजिक समीकरणों का इसमें बड़ा योगदान होता है। अगर आपको मौका चाहिए, अगर आपको टिकट चाहिए, तो ऐसा माना जाता है। सामाजिक समीकरण ऐसा बताया जाता है कि आपके फेवर में है। धार्मिक मुद्दों के ऊपर आप प्रखर होकर बात करते हैं। क्या उम्मीद आप रखते हैं रायगढ़ की जनता से? नहीं, आपने कहा टिकट चाहिए, मुझे टिकट बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, आपके चलिए, आप मैं थोड़ा बदल देता हूं। मैं कहना चाहूंगा आपके समर्थक आपके लिए चाहते हैं। नहीं, मैं कहना चाहूंगा, मेरे से बहुत सीनियर प्रशंसक चाहते हैं। मैं एक मिनट पुनीत जी, मेरे से सीनियर बहुत से लोग हैं, उनमें बहुत काबिलियत है, वो मेरे से बहुत अच्छा कार्य करेंगे, निश्चित रूप से उनको मौका मिलेगा। किसी कारण से आपने कहा समर्थकों के कारण चौधरी जी बैठे और बड़े लोग बैठे, किसी कारण से अवसर मिलेगा। आप समर्थकों की बात का समर्थन तो करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। ये मंच घोर राजनीतिक है, इसलिए मुझे इतना ब्लंट होना पड़ेगा। नहीं कहना चाहिए, तो भी कह रहा हूँ। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पावर है, तभी कुछ कर पा रहे हैं। यदि वो भी मेरे जैसे सामाजिक व्यक्ति होते तो रोज बोलते रहते, कोई सुनते नहीं उनकी बात को। चलिए, ओपी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ओपी जी, भांचा राम जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बना लिया है कि ये हमारी ही एक तरह से सोच थी, जिसको दरअसल ये छत्तीसगढ़ की सोच थी जिसे कांग्रेस आगे बढ़ा रही। दूसरा, छत्तीसगढ़िया अस्मिता से जुड़ा चेहरा, यहाँ के खान पान, व्यवहार, संस्कृति, उनको कांग्रेस ने जैसे उभारा। क्या जवाब है बीजेपी के पास इसका? दोनों का जवाब दूंगा तसल्ली से पुनीत जी। कांग्रेस की मूल राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति रही है। मैं 4 पीढ़ी के उदाहरण दूंगा। पहली पीढ़ी, गांधी परिवार के पहली पीढ़ी पर मैं नेहरू जी पर आता हूं। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाए हो, हिंदू महिलाओं के लिए बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप था, लेकिन उसे मुस्लिम महिलाओं पर उन सामाजिक सुधारों को लागू करने की हिम्मत नेहरू जी नहीं जुटा पाए। पहली पीढ़ी का उदाहरण। दूसरी पीढ़ी पर आते हैं इंदिरा जी के समय में। 1966 में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए साधु लोग मांग कर रहे थे संसद के पास। 1966 में इंदिरा जी की सरकार ने उन पर गोलियां चलवाई। ये दूसरी पीढ़ी का उदाहरण। तीसरी पीढ़ी राजीव जी के समय पर आते हैं। 1986 में बहन इंदौर की माता साहबानू, मुस्लिम माता, उसको 3 बार तलाक बोल करके तलाक दे दिया गया। वो अपने जीवन निर्वाह भत्ते के लिए प्राप्त नहीं कर सकती थी मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण। वो अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे जीवन निर्वाह भत्ता देने की बात कही, लेकिन उसे भी राजीव जी की सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में बदल दिया। ये तीसरी पीढ़ी का उदाहरण। और चौथी पीढ़ी में सोनिया जी के समय में मनमोहन सिंह जी को कहलवाया गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों का है। ये 4 पीढ़ी का उदाहरण है। ये कांग्रेस की मूल नीति है, तुष्टीकरण की नीति है। अल्पसंख्यक वोटों के सहारे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। न्याय सभी के साथ और तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं। आज प्रखरता के साथ मोदी जी की सरकार ने, आज मैं, हमारे कांग्रेस के भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, 370 उन्होंने हटाया। अभी हम कैमरे के बाहर उनको पूछेंगे तो भी समर्थन करेंगे। उन्होंने ट्रिपल तलाक हटाया, हमारे कांग्रेस के मित्र भी उसका समर्थन करेंगे। राम मंदिर के निर्माण का रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया, बहुत जल्द वहाँ पे उसका उद्घाटन होने जा रहा है, उसको भी हमारे कांग्रेस के मित्र समर्थन करेंगे। और वर्तमान में यूसीसी का मुद्दा चल रहा है। ट्रिपल तलाक या मुस्लिम माताओं बहनों के अधिकार की बात है। ये कोई धार्मिक विषय नहीं है। मुस्लिम कंट्री में भी ये समाप्त हो गया, पाकिस्तान जैसे देश में भी समाप्त हो गया। और भारत में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इतने दशकों तक नहीं समाप्त हो पाया था, उसको आज मोदी जी समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो उसका समर्थन भाजपा के लोग तो करेंगे ही, कांग्रेस के लोग भी। चौधरी साहब, ये सारी बातें देश को आज की पीढ़ी तक आप लोगों ने पहुंचाई है, बार बार पहुंचाई। सवाल का हिस्सा पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति जुड़ा था। अब जो कांग्रेस में, जैसे आप कहते हैं कांग्रेस के मित्रों से ऑफ द कैमरा आप पूछते हैं, वो बताते हैं, तो ये भी तो बताते हैं कि अब जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, जिस अंदाज में राजनीति कर रहे हैं, जिस अंदाज में वो आप लोगों का मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने कम से कम प्रदेश में आपको बैकफुट पर ला दिया है। जी पुनीत जी, आपने कहा कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, यही सच्चाई है। आपके मन में भी शायद पता है आपको कि वो खेल रहे हैं, और वो जो उनका खेल है उसको आप जैसे समझ रहे हैं ना, वैसे छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति समझ रहा है। देखिए, ये रामगमन पथ की बात, आप एक रामायण का कैरेक्टर सब लोगों को पता है, काल नेमी आकर राम के भजन कर रहा था हनुमान जी के रास्ते को रोकने के लिए। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसका स्वरूप तो राम विरोधी है। आज बीरनपुर में जिस तरह से लव जिहाद के कारण घटना हुई,
जिस समय यह रायगढ़ में रामायण महोत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय एससी समाज का एक पिता और उसका भाई लव जिहाद में मारी गई एक बहन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुकमा में जिस तरह से एसपी को अपने सारे टीआई को पत्र लिखना पड़ता है, जिस तरह से कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान होता है, और जिस तरह से मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के 100 से अधिक गांवों में भूपेश बघेल के पिताजी जा करके वहां पर जिस तरह से रावण पूजा कराते हैं, राम के पूजन को रोकते हैं, महिषासुर की पूजा कराते हैं, दुर्गा माता को कलंकित करने का काम करते हैं, ये उनका मूल चरित्र है। रामगमन पथ या चंद्रखुरी की बात करना ये केवल कालनेमी की तरह दिखावा है, और ये जो खेल कर रहे हैं, जैसा आपने शब्द यूज किया, आपके मन में भी शायद वो स्पष्टता है, लेकिन वो पूरा छत्तीसगढ़ समझता है इस बात। मैं या आप पर्सनली क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा पार्टी और आम जनता क्या सोच रही है, इस पर निर्भर करता है कि आप क्या आगे किस अंदाज में सफलता पाएंगे या समर्थन प्राप्त करेंगे। एक और मुद्दा आपने यूसीसी का, बिल्कुल आप उस पर भी उत्तर दीजिएगा, फिर आता हूं यूसीसी पर। चलिए पहले उसी का आंसर दे दीजिए। छत्तीसगढ़ी अस्मिता जुड़ा चेहरा ढूंढना पड़ता है विकल्प। छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए कांग्रेस के पास 50 साल से अधिक का मौका मिला था। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम अगर किसी ने किया तो अटल जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। मैं 18 साल तक गांव में रह करके छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आईएएस बन के कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की युवाओं का स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम किया था। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने महामंत्री बनाया है। अरुण साहू जी साहू समाज से आने वाले पट्ट छत्तीसगढ़िया आदमी हैं। हमारे विजय शर्मा जी हैं, केदार कश्यप जी हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, राम विचार नेताम जी, रेणुका जी, सब तरह आपको छत्तीसगढ़ी चेहरे दिखेंगे। पर वे सीएम भूपेश बघेल के सामने ठहरते नहीं, ऐसा कांग्रेस का दावा है। देखिए, वो तो आत्ममुग्धता में जो भी सोचते रहें। मूल रूप से कांग्रेस ने के पास कोई गवर्नेंस का मुद्दा नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। यही आरोप कांग्रेस भी लगाती कि जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं तब आप एक आवरण हिंदुत्व का, धर्मांतरण का और लव जिहाद का इनको ओढ़ लेते हैं। देखिए पुनीत जी, मैं यही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य से 3 लोगों को राज्यसभा भेजने का मौका भूपेश बघेल जी को मिला था। एक भेजा उन्होंने केटीएस तुलसी को, एक भेजा उन्होंने पप्पू यादव की वाइफ को, और एक भेजा राजू शुक्ला जी को। और राजू शुक्ला जी के जगह अनिल शुक्ला जी को भेज देते, हम लोग भी वहाँ पे भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देते। उनके पास में भी एक सूची होती है। चेहरे छत्तीसगढ़ से उनको एक भी नहीं मिला। 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया भाई बहनों में से करोड़ों लोग कांग्रेस का समर्थन लाखों लोग किए थे, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिला। तो ये इनका छत्तीसगढ़ियावाद है। छत्तीसगढ़ महतारी को माफिया राज के माध्यम से लूट करके गांधी परिवार को जेब भरने पर ही भूपेश बघेल जी का 2.5 साल का एक्सटेंशन हो रहा है। उनकी राजनीति को सब लोग समझ चुके हैं, और छत्तीसगढ़ महतारी को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने वाली भारतीय जनता पार्टी। तो आप मान रहे हैं उनका एक्सटेंशन हो रहा? अभी आपने भी कहा, आपके भी मन में कहीं तो नहीं कि उनका एक्सटेंशन हो रहा, दूसरा टर्म उनको मिल रहा है? एक्सटेंशन तो 2.5 साल वाला है पुनीत जी। अच्छा, 4.5 साल में जाके रुक गया है। अब आगे तो बोल रहे हैं कलेक्टिव लीडरशिप है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व का ही पता नहीं है। अब वक्त हमारा तेजी से जा रहा है। कांग्रेस के मित्रों को भी अब रीअलाइनमेंट करना पड़ रहा है, टीम को, उनकी गुट को। बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया है कांग्रेस। चलिए ठीक है, उनकी कॉम्पिटिशन के ऊपर उनसे सवाल पूछ लेंगे। एक अंतिम सवाल, यूसीसी जैसे तमाम मुद्दे मोदी जी ने तय कर दिए, छत्तीसगढ़ में चलेंगे, 23 में आप इसको उठाएंगे, वैसे ही तैयारी 24 की? निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता हम अपने मैनिफेस्टो में लिखते आए हैं, और हमारा स्पष्ट कमिटमेंट है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके आर्टिकल 44 में जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 44 है, संविधान का भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, राज्य के दायित्वों की बात करता है, वहाँ पे समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे को धार्मिक चश्मे से नहीं, सामाजिक चश्मे से देखने की जरूरत है। और मुस्लिम माताओं बहनों को कई विवाह कर लेता है उनका हस्बैंड, उनको कभी भी तलाक दे देता है, उनको जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिलता है, पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता है, पति के संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता है। ये सारे चीजें सामाजिक मुद्दे हैं, और इसके लिए निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। लेफ्ट लिबरल 23 में असरकारक होंगे ये मुद्दे, ये आपको लगता है? 23 में आप अभी चुनाव की बात कर लें पहले, हम फिर 24 में भी हम आएंगे ना। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर 370 हो, कश्मीर का मुद्दा हो, राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, समान नागरिक संहिता हो, ये भारत निर्माण के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी समाज निर्माण के विषय, उस पर भी जाएंगे, और छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों पर। एक अंतिम सवाल अग्रवाल जी आपसे, बहुत संक्षेप में आप बताइएगा, प्राथमिकता आपके जहन में क्या है? अगर आपको अवसर मिलता है तो क्या प्राथमिकता आपकी? इससे पहले एक जवाब और देना चाहूँगा यूसीसी के ऊपर।
यूसीसी के ऊपर मेरी निजी राय ये है, कितनी बड़ी विडंबना है कि समान नागरिक संहिता के लिए लड़ना पड़ रहा है हमारे देश में। हम ही को बराबर का अधिकार भी हमें देना नहीं चाहते, हमसे अधिक अधिकार चाहते हैं। गैरिंदु भाई, कितनी पीड़ा की बात है। संसद में सबको बैठकर ये प्लेटफॉर्म पे आने नहीं पड़ेगा। संसद में बैठकर यदि यह उचित है तो एक दिन में निर्णय हो जाना चाहिए। ठीक। ये हमको भ्रमण दौरे झंडा जुलूस की जरूरत ही नहीं है। अगर चाहते हैं कि वास्तव में ये लागू होना चाहिए। वक्त बहुत कम है, आप बताएंगे प्राथमिकता के बारे में, आपकी प्राथमिकता? मेरी प्राथमिकता तो अंतिम व्यक्ति की सेवा करना है, सामाजिक सेवा करना है। रायगढ़ की धरती सामाजिक लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ का बच्चा महिलाएं पुरुष जो भी हैं, हर व्यक्ति सामाजिक है और रायगढ़ की धरती से मुझे बहुत प्यार है। चलिए, आप दोनों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ बिंदु मैं बता दूं पुनीत जी, अवसर दे तो जी बहुत संक्षेप में आप अपनी बात रख दें क्योंकि समय हो चुका है। ये कोई पार्टी की बात नहीं है, रायगढ़ को आगे बढ़ाने के विजन की बात है। इस रायगढ़ में एक अच्छा रिंग रोड हो, यहाँ की सड़कें जो सब चरमरा गई हैं उसका पूरा सिस्टम बने, जो हेवी ट्रक्स हैं उसको 4 लेन सीसी रोड हम बनाएं, प्रदूषण की समस्या को हम एड्रेस करें, KIT जैसे कॉलेज को तत्काल संविलियन करके उसका शासकीकरण किया जाए, यूनिवर्सिटी नाम का बना दिया गया है उसको भव्यता प्रदान की तो जाए। ये मैं मानकर चलूं कि ये सारी चीजें चौधरी जी करवा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे एजेंडा है, हमारे मैनिफेस्टो हैं और भारतीय जनता पार्टी को जब अवसर मिलेगा ये सब काम करेंगे। केलो नदी के पानी को किसानों तक पहुंचाएं, सपनई बांध के पानी को किसानों तक पहुंचाएं। यहाँ पे कला संस्कृति की जगह है, कला का विश्वविद्यालय बने, महाविद्यालय कम से कम बने। यह जो हमने रायपुर में नालंदा परिसर बनाया है वैसे यहाँ के हर तहसील मुख्यालय में लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। जैसे दंतेवाड़ा में छू लो आसमान नन्हे परिंदे एजुकेशन सिटी बना है, वैसे ही हम रायगढ़ के हर तहसील में निर्माण करेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी का विजन। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप दोनों के लिए, OP चौधरी साहब के लिए भी और अग्रवाल साहब के लिए भी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं कि जो आपकी प्राथमिकताएं ये पूरा करने का पार्टी आपको अवसर दे समुचित जगहों से जहां आपके समर्थक चाहते हैं। अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनसंवाद के इस चैप्टर में अभी हमने आप दोनों को सुना, बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा।